हुंकार में आज बहस, बजट की लड़ाई महाभारत पर आई। एक महीने में दूसरी बार संसद में राहुल गांधी का सरकार पर जोरदार निशाना। आज चर्चा का विषय था देश का बजट, जिसे पिछले मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। लेकिन महाभारत के किरदारों और महाभारत के चक्रव्यूह का सहारा लेकर राहुल गांधी ने मिडिल क्लास, नौजवान, किसान और जवान के नाम पर सरकार को घेरा। सरकार पर देश को चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया। यह भी आरोप लगाया कि आज देश को सिर्फ 6 लोग कंट्रोल करते हैं। लेकिन राहुल के इन आरोपों में आखिर सच्चाई कितनी? मिडिल क्लास, नौजवान, किसान, जवान की समस्या का समाधान किसके पास? आज इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो। सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, आपने लिख के दिया चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी। मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप तय नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूं। जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, जवानों को पैसा देने की बात आती है तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगे। लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। आज चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ मौजूद है, आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली जी, कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन जी और 2 वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, अभय दुबे जी, राकेश शुक्ला जी। बहुत स्वागत आप सभी का। तो चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, बीजेपी का कमल वाला चक्रव्यूह या विपक्ष का राहुल गांधी वाला चक्रव्यूह। आखिरकार कौन देश को चक्रव्यूह में फंसा रहा है? बजट की लड़ाई महाभारत पर आई है। ये चर्चा शुरू करते हैं नॉन स्टॉप। सबसे पहले नलिन कोहली जी, आपके पास आ रही हूं। बीजेपी ने कमल के चक्रव्यूह में देश को फंसाया सर, राहुल गांधी यही आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना बड़ा सरल है, तथ्यों के साथ बात करना कठिन। अब राहुल गांधी जी को एक नया शब्द मिल गया चक्रव्यूह, तो किसी ने उनको समझाया होगा तो उन्होंने भाषण को इसके इर्द गिर्द किया। लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देखें और यूपीए की सरकार देखें, सोनिया गांधी जी, मनमोहन जी, राहुल गांधी जी के समय की, तो बहुत फर्क है। अगर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की बात करें तो 2009 से 14 के बीच में वो 2 लाख था, आज वो लगभग 8 लाख रुपए हो गया इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। बैंक में जिसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उनके जमाने में 11% था, आज 1% से कम है, आधा प्रतिशत है। अगर आप रोड्स, ब्रिजेस, ट्रेन, एयरपोर्ट,
इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा देखें तो कांग्रेस के पूरे वो 5 सालों में 9 से 14 में आखिरी 5 साल में 1.5 लाख करोड़ था। मोदी जी की सरकार में 44 लाख करोड़ है। यदि फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखे आप देश में आए तो 4.25 लाख करोड़ था उनके आखिरी के साल में। हमारे में मोदी जी की सरकार में 29 लाख करोड़। यदि आप जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था को देखें, उनके समय 10वें बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें बड़ी है। तो मुझे नहीं समझ आता कि किस रूप से खराब है। खराब इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो अर्थव्यवस्था है वो कर्नाटका मॉडल है। कर्नाटका में 3 लाख करोड़ का बजट है, पूरा 2,20,000 करोड़ का खर्चा था, 80,000 करोड़ था विकास के लिए। राहुल गांधी जी के आइडियाज के साथ आज 20,000 करोड़ रुपए है वहां विकास के लिए। इसीलिए उनके मुख्यमंत्री और सब कहते हैं पैसे नहीं है विकास के लिए, पैसे नहीं है विकास के लिए। तो मुझे ये चक्रव्यूह शब्द जो है इसको राहुल गांधी जी को समझाना पड़ेगा, क्योंकि महाभारत जो हम सब ने पढ़ी है, उन्होंने भी पढ़ी ही होगी, मैं मानता हूं। उसमें अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाकर खत्म हो गए, मर गए, लेकिन चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास, घुसने का उनको पता था, निकलने का नहीं पता था। तो वो अपने आप को क्या देखते हैं? अभिमन्यु के रूप में देखते हैं, श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं, अर्जुन के रूप में देखते हैं, दुर्योधन के रूप में देखते हैं, किसके रूप में देखते हैं? ये चक्रव्यूह कहां से आ रहा है? अग्निवीर पे हम बात कर लेते हैं। सर एक मिनट अग्निवीर सर, सेना पहले को जरा इस चाहिए, चक्रव्यूह पर ही बात करेंगे और अतुल जी से जरा जानते हैं। अतुल जी, ये देश को फिर राहुल गांधी इस चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं क्या? और राहुल गांधी के इस चक्रव्यूह को फिर देश क्या नाम दे सर? ये विभाजनकारी चक्रव्यूह, ये अराजकता फैलाने वाला चक्रव्यूह, ये वर्ग संघर्ष पैदा करने वाला चक्रव्यूह, ये कौन सा चक्रव्यूह है सर जिसमें राहुल गांधी देश को फंसाना चाह रहे हैं? रोमाना जी, राहुल जी ने शिव की बारात का बात किया है। चक्रव्यूह तोड़ने के लिए शिव की बारात है और इस देश का युवा जो है उसे अर्जुन कहा है जो चक्रव्यूह तोड़ेगा। और इस देश की समझ जो है वो श्री कृष्ण है, जो राहुल गांधी समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये समझकर भी ना समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं कैसा इन्होंने चक्रव्यूह तैयार किया है। इन्होंने ये 500 कंपनियां 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देगी। वो 500 कंपनियां में एम्प्लॉयबिलिटी जो है, जितने नौकरियां दे सकते हैं वो 56 करोड़ 50 लाख का है। तो वहाँ पर 1 करोड़ इंटर्न कहाँ दे सकते हैं? फिर ये जुमलेबाजी पर उतर आया है, फिर उन्होंने सच्चाई सामने रखी तो इनको जो है बुरा लगता है। इनके ही इकोनॉमिक सर्वे में कहा कि 40% से 30 से 40% से इनका मुनाफा बढ़ा है, लेकिन ये नौकरियां पैदा नहीं करते। कॉर्पोरेट सेक्टर पे इन्होंने उंगली रखी है, हमने नहीं रखी है। इन्होंने क्या है किया है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है 2,500 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इन्होंने हासिल किए हैं। इनफॉर्मल सेक्टर इन्होंने काफ़ी बात की। वैसे तो भारत देश का पहला बजट जो है वो 400 करोड़ का था 1947 में, जो बजट रखा गया था स्वाधीनता संग्राम के बाद। तो अभी तो 44 करोड़ के, वो 44 लाख करोड़ के ऊपर जाता है। तो ये बोलेंगे नहीं नहीं, तब तो 400 करोड़ का था, अभी 44 लाख करोड़ का है। तो ये इनकी समझ है। इन्होंने मध्यम वर्ग पे क्या किया, चक्रव्यूह में मध्यम वर्ग को कैसे फंसाया इन्होंने? इंडेक्सेशन निकाल दिया इन्फ्लेशन का। नलिन कोहली जी बहुत अच्छे से समझते हैं इंडेक्सेशन फंसाते बराबर क्या हुआ है। अगर आपकी 1 करोड़ की संपत्ति जिसकी रियल वैल्यू अगर 3 करोड़ हो जाती है तो आपको 3 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा, ना कि इसको इन्फ्लेशन को इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। यानी दिखाया 12.5%, लेकिन वो जो है करीब 32% तक, 30 से 32% तक जो है वो प्रॉपर्टीज के हिसाब से जाएगा। फिर इन्होंने शॉर्ट टर्म अराजक, ये विभाजनकारी राहुल गांधी के जो बजट पर वो बात रख रहे थे संसद में, इसको क्यों ना देखा जाए? आप इंडेक्सेशन की बात कर रहे हैं। इंडेक्सेशन क्या सर सिर्फ मिडिल क्लास के लिए है? सिर्फ मिडिल क्लास के लिए सर इंडेक्सेशन? मेरा ये सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी खासतौर से मिडिल क्लास की बात करके कि इन्होंने पीठ में छुरा घोपा, इन्होंने सीने में छुरा घोपा, और पीठ का छुरा वो इंडेक्सेशन को बता रहे हैं। इंडेक्सेशन सर सिर्फ मिडिल क्लास पर लागू है या सब पर लागू है? प्लीज पहले आप मुझे बता दीजिए। रोमाना जी, फिर आप कहेंगे कि मुझे कुछ मेरा ज्ञान निकाल दिया। मेरी वो आदत नहीं है, मैं किसी का इंसल्ट नहीं करता। इन्वेस्टमेंट कौन करता है रियल एस्टेट में? अपर मिडिल क्लास ही करता है। तो आप ऐसा ना कहें, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अपर क्लास का होता है, और अपर क्लास इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बैठता है। यहाँ गरीबों के पास और लोअर मिडिल के पास खाने के पैसे नहीं है। 18% जीएसटी के स्लैब में करीब 60% टैक्स जो है कलेक्शन है। नहीं सर, ज्ञान निकालने 0.5%, 12%, 18%, 28% में किसान मर रहा है। अब आप सर मिडिल क्लास को भी विभाजित कर रहे हैं आपने। अब आप लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पर आ गए। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रही थी, बिल्कुल नहीं, बात सुनिए, नहीं आप बात सुनिए रोमाना जी, आप बात सुनिए, क्लास को लेकर ऐसा लग रहा है जैसे एक वर्ग संघर्ष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस देश में। ये क्यों ना पूछा जाए कि राहुल गांधी का ये बयान या फिर विपक्ष का ये बयान पूरे देश को एक चक्रव्यूह में उलझाने वाला नजर आता है? यहाँ पर राजीव रंजन जी, जवाब लेती हूँ सर मैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी।
राजीव जी आइए। नहीं मेरा मेरा नहीं, मैं मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे 10 10 सेकंड सेकंड जवाब दीजिए अतुल जी, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। समाज को अगर विभाजन करने वाली कोई बात हो, अगर समाज में विभाजन किसी ने किया है तो हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। अगर कोई विभाजन इस देश में किया है तो प्रांत के नाम पर इस देश के प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने किया है। अगर इस देश में कोई विभाजन किसी ने किया होगा भाषा के नाम पर तो इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। अगर इस देश में कभी विभाजन किया होगा तो फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को तहस नहस कर पूरा केंद्रीकृत कर विभाजन उन्होंने किया है। राहुल गांधी जी ने तो ये बजट में समझा के बताया है कि आपने किस तरह से 22 लोगों के लिए काम किया है, अमीरों के लिए काम किया है। अग्निपथ और अग्निवीर जो है वो आपने युवाओं के लिए लाए। आपने 500 कंपनी का झांसा और जुमला जो है वो फिर युवाओं को दिया है। आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड से कैसे पैसे निकाल कर कंपनियां खत्म की, क्योंकि यहाँ पर सीधे हमला बीजेपी पर बोला है, प्रधानमंत्री पर बोला है। मैं समय दे रही हूं 10 सेकंड का। नलिन कोहली जी को आइए। नहीं, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा अग्निपथ को अलग करिए, पिक्चर है वो। अग्निवीर स्कीम पे कोई जानकारी इनको नहीं है। आप देखिए कितनी इनकी सेना के लिए चिंता है। जब हमारे वीर सैनिक जो है पाकिस्तान में एयरफोर्स ने जाकर बालकोट किया, इनके वरिष्ठ के बाद वरिष्ठ नेताओं ने कहा अरे वहां पेड़ जल गए थे, क्या किया आपने? सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो प्रश्न उठा दिए उस पे। हर चीज पे तो मजाक उड़ाते हैं ये सैनिकों का और फिर कहते हैं जी हमें सैनिकों की बड़ी चिंता है। अग्निवीर में सैनिकों के लिए अच्छा हो रहा है तो उसको आप लोग चक्रव्यूह कहते हैं। मैंने टोका नहीं बीच में, ये गलत है। जब सनातन धर्म को एक बीमारी कहते हैं आप ही के वरिष्ठ एलाइज, तब आपके मुंह का है राहुल गांधी जी यहां आकर तो शिव की बारात कर रहे हैं। शिव जी को आप एक बीमारी मानते हैं क्या? सनातन धर्म को एक बीमारी कहते हैं। एक आपके वरिष्ठ एलाइज, कहां है राहुल गांधी जी का एक बयान? बताइए ना मुझे, एक बयान बताइए। वैसे तो शिव जी की बारात, शिव जी की पूजा, शिव भक्त कहने को होते, शिव जी की आराधना ऐसे होती है, उनको बीमारी कहकर। इधर श्री कृष्ण की बात हो रही है, बीमारी कहकर। श्री राम को तो आपने कहा काल्पनिक है। तो ये बड़ी बड़ी बातें जो है टीवी पर प्रवक्ताओं की हमारी होती है, अलग बात है। आपके नेता कितने मानते हैं इन बातों में वो बड़ा विषय है। और आखिरी बात राहुल गांधी जी का वीडियो देख लीजिए आप। कोविड के समय में उन्होंने कहा बड़े उद्योगपतियों की मदद करिए, बड़े उद्योगपतियों की मदद करिए। राहुल गांधी जी का वीडियो है, वो वीडियो तो आप नजरअंदाज करके आज बड़े उद्योगपतियों को गाली देते हैं। तो दोहरी बातें नहीं करते क्या करो गांधी जी? किस तरीके से ये कहते थे कि अगर एमएसएमई को जिंदा रखना है तो फिर जो बड़े उद्योग हैं उनको मदद करनी होगी। लेकिन नलिन जी मैं आपको ये भी बताती चलूं सर कि जो योजना है उस योजना का नाम ही अग्निपथ योजना है सर। फिल्म तो ठीक है आई थी अग्निपथ, लेकिन इस योजना का नाम भी अग्निपथ है जिसके तहत अग्निवीर तैयार होते हैं। ठीक है, 30 सेकंड का समय। अतुल जी आपके पास, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं गलती करूं उसको स्वीकारने को तैयार हूं। कांग्रेस जो गलती करती है स्वीकारती है। थैंक यू सर, थैंक यू। हम भाजपा के लोग नहीं है, हम भाजपा के लोग नहीं है कि हमने केवल जहां जहां प्रभु राम जी के पद चिन्ह है, जहां जहां उनके पावन पद से पावन भूमियां हुई है वहां हारे तो हमने प्रभु राम का नाम लेना नहीं छोड़ा, इन्होंने छोड़ दिया है। ये क्या बताते हैं हमें भक्ति और इसकी बात? भक्ति और राजनीति दोनों अलग चीजें हैं। इन्होंने धर्म को राजनीति में लाकर जो है वो खराब किया है। एजुकेशन पे इन्होंने जो खर्चा है 2.5% तक लाया, 5%। हमारे वक्त 5% था। क्या आप गरीबों के बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करना देना चाहते? आप गरीब बच्चों का एजुकेशन भी खत्म करना चाहते हो? मैं आपके पास पहले आ रही हूँ। आप प्लीज मुझे ये बताइए कि आखिरकार ये देश को चक्रव्यूह में कौन फंसा रहा है? घनश्याम तिवारी, नागालैंड में आपके एमपी ने क्रिश्चियन के नाम पर नमस्कार रोमाना जी, आपको इलेक्शन कमीशन ने घनश्याम जी को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। ठीक है घनश्याम जी आइए। नलिन जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए सर जी। नमस्कार रोमाना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देश यहाँ के युवाओं का है, यहाँ के किसानों का है। जो कमजोर वर्ग है वो उसकी देश के सरकार से अपेक्षा है। अब सरकार से पूछा जाए कि ये कौन कहाँ खड़ा है, देश का युवा कहाँ खड़ा है? जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में साफ सबूत होने के बावजूद कहती रही कि पेपर लीक नहीं हुआ, उसने देश के युवाओं को, जो होनहार बच्चे अपनी मेहनत से डॉक्टर बनना चाहते थे, उनको चक्रव्यूह में फंसाया। नीट पीजी का एग्जाम लास्ट मिनट पे पोस्टपोन करके उनको फंसाया। जो सरकार साधारण एग्जाम नहीं करा सकती वो छात्रों को फंसाती है चक्रव्यूह में। जो सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, धोखा देती है, कहती है 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आरबीआई रिपोर्ट निकालता है कि हमने 4.5 करोड़ रोजगार दे दिए। जितने लोग काम करने वाले नहीं हैं देश में, जो लेबर फोर्स है, उससे ज्यादा लोग रोजगार कर रहे हैं। ये आंकड़े आरबीआई देता है। और फिर इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि देश में सरकार को हर साल 78,50,000 जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। अगर 2030 तक करेगी तब जाकर के इस देश के युवाओं का पोषण हो सकेगा। ठीक है,
तो आज के में देश का युवा जो है चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। ठीक है। जो 700 किसान प्रधानमंत्री जी से मिलने आए थे वो सड़क पर शहीद हो गए, वो किसान चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। तो जहां जहां जो भी कमजोर व्यक्ति है उसको इस सरकार ने, चाहे वो दलित हैं, पिछड़े हैं, जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, जो प्रेस है जिसको आज एक पिंजड़े में संसद में बंद कर दिया गया है, इस देश में जो भी कहता है कि मुझे इस देश पे गर्व है और मैं अपनी मेहनत से इस देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं, उसको इस सरकार ने चक्रव्यूह में फंसा के मारने की कोशिश की है, ताकि इनके 6 जो चक्रव्यूह के कर्ता धर्ता हैं, A1 A2 जिसके बारे में कहा गया, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, डोवाल जी, ये सारे जो चक्रव्यूह कर्ता धर्ता हैं, इनका फायदा हो सके। केवल आपको आंकड़े उठा के देखने की जरूरत है। ना सर, ये A1 A2 बड़ा दिलचस्प है। ये A1 A2 बड़ा दिलचस्प है। ऐसा लगता है जैसे देश के अंदर बड़ा उद्योगपति होना ये गाली हो गया सर। ये A1 A2 ये देश के उद्योगपतियों का मजाक उड़ाना, इससे हम क्या हासिल कर रहे हैं सर? एक तरफ हम ये कहते हैं कि देश के उद्योगपति जब तक प्राइवेट निवेश देश में नहीं लेकर आएंगे तब तक अर्थव्यवस्था का चक्का नहीं घूमेगा, और दूसरी तरफ देश के जो बड़े उद्योगपति हैं उन्हीं को हम A1 A2 अडानी अंबानी, गलती हो गई, A1 A2 किस नाम से बुलाऊं, 3-4 बुलाऊं, आप ही बता दो ये क्या है सर, ये कैसी भाषा है? 10 सेकेंड बस। सरकार को बार बार कहा गया आपने युवाओं के साथ अन्याय किया, सरकार का कोई मंत्री खड़ा नहीं हुआ, न स्पीकर कुछ बोले। आपने महिलाओं के साथ अन्याय किया, न स्पीकर बोले न सरकार का मंत्री बोला। आपने किसानों के साथ अन्याय किया, छात्रों के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। जैसे ही अडानी अंबानी कहा गया, A1 A2 कहा गया, स्पीकर बोलने लगे, सरकार का मंत्री खड़ा हो गया। जैसे वो चुने ही इसलिए गए हैं कि उन लोगों का बचाव कर सके। जो भारतीय जनता पार्टी 10 साल में चंदा लो धंधा लो के मॉडल में 13,000 करोड़ चंदा जमा करती है, ये देश के गरीबों ने चंदा नहीं दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा छुपाने वाली सरकार और छुपाने वाली पार्टी हमेशा मुट्ठी भर पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, और मोनोपोली क्रिएट करने वाले लोग उद्योगपतियों के साथ नहीं खड़े हैं, वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो भ्रष्ट उद्योगपति हैं, वो उनके साथ खड़े हैं जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं। और ना ये लोग स्वस्थ कंपटीशन कराते तो A1 A2 की नौबत नहीं आती। ये मोनोपोली बनाना चाहते हैं, इसीलिए A1 A2 के बारे में कहा जा रहा है, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है, इसलिए इनके मंत्री खड़े होकर को डिफेंड करते हैं। ठीक है सर, वैसे A1 A2 और उनके यहाँ जब समारोह होते हैं तो फिर सभी पार्टियों के नेता वहां पर नजर आते हैं। हमें तो आपकी पार्टी के नेता भी वहां पर नजर आते हैं उनके यहाँ। A1 A2 जिनको लेकर संसद के अंदर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं राजीव जी का रुख कर रही हूँ, राजीव जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, A1 A2 क्रोनी कैपिटलिज्म, इस पर जवाब दीजिए सर। और सरकार का डिफेंड कर रही है, इसी वजह से घनश्याम जी कह रहे हैं कि साहब किसान, युवा, जवान, महिला की बात हो रही थी तो इनको दर्द नहीं हुआ, लेकिन सरकार किसे बचाने खड़ी होती है? A1 A2 को। देखिए, सबसे पहली बात है रोमाना जी, आपने स्वयं उसका जिक्र किया है कि आप अंबानी अडानी को आप A1 A2 कहें या जो भी जिस उपनाम से आप उनका संबोधन करें, लेकिन व्यवहार में तो वो दिखता नहीं है कि इन औद्योगिक घरानों को केवल 10 वर्ष तो नहीं लगे अपने साम्राज्य को स्थापित करने में। सही बात। कांग्रेस की जो दशकों की सरकारें रही हैं, ये सरकारें भी औद्योगिक घरानों को मजबूती देने का काम करती रही, और जो संपत्ति के वितरण को लेकर के पूर्व में भी जो सबसे मानक पैमाना क्या है कि पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें तो 2013 इनकी सरकार का जो आखिरी वर्ष है, उस समय ये 149 जो ग्लोबल पर कैपिटा इनकम इंडेक्स है वहाँ थे। वहाँ कोई बहुत बड़ी छलांग तो नहीं है, लेकिन 137 पर हम आए हैं। संसाधनों का समान वितरण एक चुनौती है और इस दिशा में आगे काम करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप पूरे चक्रव्यूह पर आप बोलते रहे, और चक्रव्यूह का अर्थव्यवस्था से लेकर देश को ग्रहण लगाने के लिए आप 2 औद्योगिक घरानों को जवाबदेह मानते हैं। आप स्वयं गए हो या नहीं गए हो, लेकिन राहुल गांधी जी के इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता सपरिवार पूरे कुनबे के साथ, लाव लश्कर के साथ उनके समारोह के हर अवसर पर दिखे। देखिए, ऐसे दोहरे मानदंड जनता भी समझती है, और उन राज्यों में जहां इंडिया ब्लॉक की सरकारें हैं, क्या ये 2 बड़े जो औद्योगिक समूह हैं इनको सरकारी ठेके नहीं मिलते हैं, वहां उन्हें निवेश की स्वीकृति नहीं मिलती है? अगर इसके प्रामाणिक आंकड़े इनके पास है तो इन्हें बताना चाहिए, नहीं तो हम लोग इन्हें आंकड़े बताएंगे।
इसलिए भाषण में केवल तालियां बटोरना और लोगों को गुमराह करना, सही बात है सर। फिर मैं हलवा संस्कृति पर कहूंगा, क्योंकि आप विपक्ष में A1 A2 आप अडानी अंबानी पर निशाना साधिए, और वो राज्य जहां पर आप सत्ता में हैं वहां पर आप ही के मुख्यमंत्रियों के साथ इन्हीं A1 A2 की जब तस्वीरें आती हैं तो फिर चुप्पी, फिर बोलती बंद। ऐसे में सवाल ये उठता है, अभय सर आपके पास आ रही हूं, कि क्या ये दोहरा मापदंड, ये डबल स्टैंडर्ड जो हैं, ये सियासी तौर पर नुकसानदेह लड़ाई चुनी है क्या? अभय जी, क्या ये नुकसानदेह लड़ाई चुनी है राहुल गांधी ने अपने लिए, या ये रणनीति है? के लिए कौन से रूपक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी उपमा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनका अपना चुनाव है। लेकिन ये बजट के ऊपर बात हो रही है और आपने चूंकि A1 A2 का जिक्र यहाँ पे सब लोग छेड़ रहे हैं, तो मैं एक मशहूर अर्थशास्त्री के हवाले से ही अपनी बात कहूंगा, जो सिक्का बंद बात है। और वो मशहूर अर्थशास्त्री कोई वामपंथी नहीं है, वो मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं और उनका नाम है अरविंद सुब्रमण्यम। हम सब लोग जानते हैं, लंबे अरसे तक मोदी सरकार के वो आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में सुचिंतित रूप से अपने एक सहयोगी के साथ 2 लेख लिखे हैं। मैं तो सभी साथियों, सबने पढ़ा होगा मैं मानता हूं, नहीं पढ़ा है उनको भी पढ़ लेना चाहिए, बहुत दिन नहीं हुए हैं, अभी 20-25 दिन या 1.5 महीने की बात है। उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डबल ए डिस्टॉर्शन की शिकार है। फिर वो बताते हैं कि डबल ए डिस्टॉर्शन है क्या, ये अरविंद सुब्रमण्यम कह रहे हैं, ये राहुल गांधी या और ये अतुल जी नहीं कह रहे हैं, ना घनश्याम जी कह रहे हैं, ना मैं कह रहा हूं। अरविंद सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि अर्थशास्त्रियों के बीच में ये चर्चा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डबल ए डिस्टॉर्शन की शिकार है। फिर वो बाद में खुद भी बताते हैं कि डबल ए डिस्टॉर्शन मतलब क्या है, वो ब्रैकेट में लिखते हैं अंबानी अदानी डिस्टॉर्शन। यानी वो जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कुछ एक घरानों के लिए अचानक कुछ इस तरह की नीतियां बनाई जाती हैं जिससे कॉरपोरेट जगत के दूसरे जो प्रमुख घराने हैं वो स्तब्ध रह जाते हैं। उनको लगता है कि केवल इन्हीं को फायदे के लिए, इनके विस्तार के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी मान्यता बढ़ाने के लिए ये नीतियां बनाई जाती हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि पूरा जो कॉरपोरेट जगत है, वो जो इन्वेस्टमेंट करने की जो एक आवेग उनके अंदर होना चाहिए, जिसको एनिमल स्पिरिट कहा जाता है, वो उसकी स्पिरिट कमजोर होती है। ये अरविंद सुब्रमण्यम का तर्क है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो A2 A1 कहें या डबल ए डिस्टॉर्शन कहें, बात एक ही है। तो कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा मसला है। मेरा सवाल तो इससे आगे था ना, कि अगर ये जैसे आप कह रहे हैं कि डबल ए डिस्टॉर्शन, जैसे राहुल गांधी A1 A2 का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर तो विपक्ष को इसको बेनकाब करना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड यही तो रोल प्ले करता है कि आप जानते हैं डबल ए डिस्टॉर्शन है, आप खुद A1 A2 कह रहे हैं, फिर जहां पर आपकी राज्य सरकारें हैं वहां पर आप क्यों A1 A2 के साथ बिजनेस कर रहे हैं? नहीं देखिए, ये देखिए वो राजनीति में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसका जवाब वो देंगे, उनके प्रवक्ता यहां मौजूद हैं। ठीक है। लेकिन बजट और अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। अर्थशास्त्री लोग बाकायदा सुचिंतित तरीके से इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म भारत में एक समस्या है जिसकी वजह से निजी क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट मार खाता है। परफेक्ट। मैं राकेश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले जल्दी से एक रिएक्शन, पहले बीजेपी और फिर अतुल जी आपके पास आऊंगी। आइए पहले नलिन जी, यहां पर क्रोनी कैपिटलिज्म और A1 A2 डबल ए डिस्टॉर्शन, ये क्या सरकार जो है वो बस मुट्ठी भर या 2 उद्योगपति उन्हीं को फैसिलिटेट कर रही है? सर बिल्कुल गलत है, और मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। ना तो मैं अडानी जी के, ना अंबानी जी के, या अंबानी जी या अडानी जी के प्रवक्ता के रूप में हूं, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं जी। लेकिन ये दोनों उद्योगपति ना पिछले 5 साल में पैदा नहीं हुए। लाखों लोगों को ये लोग नौकरियां देते हैं, करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। ये केवल 2 नहीं है, और भी हैं उद्योगपति। आपने एक महत्वपूर्ण बात उठाई और उसको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। नौकरियां कहां से आएंगी, अर्थव्यवस्था कहां से चलेगी अगर आप बंद करेंगे? तो राहुल गांधी जी, दोहरी राजनीति क्या होती है, दोहरे मापदंड की राजनीति होती है। जब अडानी जी जाते हैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में, तो लाल कार्पेट आता है बाहर, और यहां पर बैठ के बड़े बड़े लोग जो है बड़ा ज्ञान देते हैं, ये डिस्टॉर्शन है, क्रोनी कैपिटलिज्म है। आपका सवाल सही है, तो आप उनका बहिष्कार क्यों नहीं करते? सही बात। शादियां होती है तो वहां पर दिखते क्यों हैं आपके नेता सोनिया गांधी जी और लोग? अगर बहिष्कार नहीं है तो ये दोहरे मापदंड है। अतुल जी जवाब दीजिए सर। हमें तो अभी हाल में तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनके साथ भी सर सरकार बनी आपकी, चुनकर आए, और मुख्यमंत्री की पहली तस्वीर किस बड़े उद्योगपति के साथ सामने आई, पूरे देश ने देखा सर, और फिर संसद में खड़े होकर A1 A2 सर। मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टली देना रोमाना जी, क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है और सीरियस विषय है। देखिए, हलवा बजट का तो बता दिया कि ओबीसी SC ST वहाँ पर नहीं है, जो बजट पूरे देश के लिए बन रहा है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो सारी बात उन्होंने कास्ट सेंसस को लेकर की। अब लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म पे मैं आता हूँ। बिजनेस करने के लिए किसी को मनाही नहीं है,
धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए किसी को मनाही नहीं है, लूटमार करने के लिए मनाही है। देखिए, जो व्यक्ति 609 नंबर पे था इतने सालों में, हु इज इनटू बिजनेस सिंस 1982, अभी वो 609वें नंबर से पहले नंबर पे पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? जिसके ऊपर नीति आयोग ने ऑब्जेक्शन लिया है, जिसके ऊपर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, उन्होंने ऑब्जेक्शन क्या लिया है, किसी भी व्यावसायिक को केवल 2 पोर्ट आप दे सकते हो। इनको 6 पोर्ट दिए गए हैं, ठुकरा कर नीति आयोग का, इन्होंने बनाया नीति आयोग, इनके सारे डिपार्टमेंट्स ने उसको मना कर दिया था। हमारे मुंबई का एयरपोर्ट है जो जीएमआर के पास था, उसके ऊपर ईडी की रेड के ऊपर रेड के ऊपर रेड होती है, और बेचारा फिर हार कर जो है मुंबई एयरपोर्ट उन्हें सौंप देता है। आज देश के 6 एयरपोर्ट जो है वो पूरे के पूरे अदानी के पास में है, विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल एंड अगेंस्ट द रूल्स लेट डाउन बाय दिस गवर्नमेंट, नॉट बाय अस। अभी देखिए आप, इन्होंने कहा कि डिस्टॉर्शन क्या होता है। डिस्टॉर्शन ये होता है कि ऐसे इस तरह से टेंडर फॉर्मलाइज किए जाते हैं कि आपको अगर पावर जनरेशन करना है, कोयला लेना है, तो कोयले के लिए इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी। फिर साहब ने कोयला लिया है ऑस्ट्रेलिया से, इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर सबको कंपलसरी किया अदानी से कोयला लेना। उसमें 12,000 करोड़ लिए गए, जिसका आज तक इस सरकार ने जवाब नहीं दिया, इंक्वायरी नहीं बिठाई। नहीं सर, मेरा सवाल तो ये है कि अगर इतनी खामियां हैं जिनको आप कटघरे में खड़ा स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं कि आप ये, आपकी जो चुनी हुई सरकारें वो धंधा क्यों कर रही हैं सर? मतलब कांग्रेस की सरकारें अगर धंधा करें तो वो अच्छा है, वो चंगा है, और बीजेपी की सरकारें या केंद्र सरकार अगर उनके साथ काम करे तो फिर वो लूटमार हो गई सर। मतलब ये तो फिर वही तो उसी पर आ रहा था मैं, बिल्कुल उसी पर आ रहा हूं मैं, उसी पर आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं मैं, उसी पर आ रहा हूं मैं, नहीं उसी पर आ रहा हूं मैं। सुनो सुनो, क्या है, इन्होंने टेंडर में इस तरह की बातें बनाकर रखी है कि कोई पावर जनरेशन में दूसरा कोई बचा नहीं है, स्टील में कोई बचा नहीं है, कोल में कोई बचा नहीं है, सब कुछ विनोद अदानी और गौतम अदानी ने जो है वो कैप्चर करके रखा है, जिसके ऊपर डीआरआई ने भी रेड की थी, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, आपकी जानकारी के लिए। अभी इन्होंने, हम क्या बिना बिजली के लोगों को मार डाले, हम लोग बिना पानी के लोगों को मार डाले, सब कुछ इन्होंने दिया है, तो हम वहां धंधा करने देते हैं, लूटमार करने देते नहीं है। इन्होंने देश में जो लूटमार लगाई है वो उसको मोनोपोलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, और जब मोनोपोलाइजेशन होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म आता है, तो इकोनॉमी ध्वस्त होती है। अब जल्दी से 30 सेकंड का एक जवाब नलिन जी से, उसके बाद राकेश सर आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नलिन जी आइए जल्दी से। वाह, मुझे तो पता नहीं, वो सलमान खान जी का कोई गाना था ना, कुछ करे तो दूसरा का कैरेक्टर ढीला है, ऐसा कुछ गाना था, यही है। अडानी जी अगर आएंगे राजस्थान में तो वहां वो बहुत अच्छा धंधा कर रहे हैं, बीजेपी के राज्य में कुछ करेंगे तो लूट मार हो रही है। तो आप बताइए ना, ये अगर दोहरे मापदंड नहीं है तो क्या है? भगवान श्री राम को काल्पनिक कह रहा है, भगवान श्री राम को याद करना। अरे ये पार्टी ही दोहरे मापदंड की हो गई है, इनको शर्म लगती है। कह रहे अच्छा बताइए, बहिष्कार क्यों नहीं किया फिर आपने? सारी बातें नहीं सर, हमारा तो इसका जवाब दीजिए आप। 10 साल का उदाहरण ये अच्छी बात नहीं है कैरेक्टर ढीला तो है, नहीं है ना। जब तक अदालत में पूर्ण हो जाए तब तक इस तरीके से इन्हें कटघरे में खड़ा करना, ये समझदारी तो नहीं कही जा सकती है। कम से कम राजनीति, इसे राजनीति कही जाएगी सर, गंदी राजनीति। मैं राकेश जी का रुख कर रही हूँ, राकेश जी जरा सा आगे बढ़िए। ये बजट पर बात हो रही थी, लेकिन बजट पर बात करते करते राहुल गांधी ने जहां से शुरुआत की और जिस तरीके से बजट पर अपनी बात रखी, महाभारत के जिक्र के साथ, वो चक्रव्यूह को लेकर आए, वो अभिमन्यु को लेकर आए, वो अर्जुन को लेकर आए। मतलब हिंदुत्व के प्रतीक राहुल गांधी नहीं छोड़ने वाले, और हिंदुत्व वाली जो हथियार की, सियासी हथियार की धार है, जिसे कहा जाता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, ये उसी की धार कुंद कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, एक बड़ा अच्छा मुहावरा है भारत में, आधी छोड़ पूरी का धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। भारतीय राजनीति में जब जब किसी एक को छोड़ के दूसरे की तरफ जाने का प्रयास किया गया है तो भारतीय जनमानस ने उसे स्वीकार नहीं किया है, और इसका एक उदाहरण है माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी। आपको याद होगा कि जब वो जिन्ना की मजार पे गए तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको साइड में कर दिया। तो राहुल गांधी जी जिस चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं, मैं अभी तक जो राहुल गांधी जी के पूरी राजनीतिक गतिविधियों को देखा हूं, तो राहुल गांधी जी के लिए चक्रव्यूह बनाने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं ही चक्रव्यूह बनाते हैं और उस चक्रव्यूह को भेदते भेदते वो उसमें उलझ जाते हैं। कभी वो मुस्लिम पक्ष लेके चलते हैं, कभी भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कहलवाया जाता है कि भारत की सरकारी संपत्तियों पर मुस्लिमों का अधिकार है,
कभी कांग्रेस के गृह मंत्री से कहलवाया जाता है भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद। सर 14 से पहले फंसे हुए हैं, 24 में आ गए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, क्रमबद्ध तरीके, नतीजे देख लिए ना, क्रमबद्ध तरीके से। हाँ। ठीक है, इस बार आया, इस बार सोशल इंजीनियरिंग थोड़ा सा बनी, और सोशल इंजीनियरिंग बनने के बाद वो फिर से डगमगाने लगी है गाड़ी। वो फिर से कहीं शिव जी की प्रतिमा, अभी अतुल जी बोल रहे थे कि हम राम भक्त हैं, तो यदि आप राम भक्त हैं तो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से दूरी आप क्यों बनाए? तो दोहरा मापदंड की जो अभी आपने बात की, ये सच्चाई है कि राजनीति में सिंगल मापदंड लेके चलना चाहिए। जवाब तो घनश्याम जी देंगे कि वो अयोध्या रामनगरी, प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर, और वहां पर विपक्ष को न्योते के बावजूद विपक्ष की गैर मौजूदगी, उसको लेकर तो समाजवादी पार्टी इन दिनों गदगद है, जिस तरीके का चुनावी नतीजा आया। लेकिन जो आपने बात कही ना कि गाड़ी डीरेल होती हुई 24 चुनाव के नतीजों के बाद, ये घनश्याम जी आपके साथ भी यही हो रहा है सर? मतलब 24 चुनाव भर पीडीए पीडीए पीडीए, और अब जब उत्तर प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात आई तो फिर ब्राह्मण चेहरा आप लोगों ने आगे कर दिया। ये भी बता दीजिए जरा क्या चल रहा है चक्कर, ये कौन सा चक्रव्यूह यूपी में? देखिए रोमाना, दो बातें हैं, अहम बातें हैं। पहली बात कि आज संसद में जो अवधेश प्रसाद जी ने भाषण दिया है लोकसभा में, उसको सबको सुनना चाहिए। उनके भाषण का सार ये है कि जब भगवान राम, प्रभु राम का आशीर्वाद उन्हें मिला और भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या के लोगों ने, भगवान राम ने नकार दिया, तब भारतीय जनता पार्टी का ढोंग भगवान राम को लेकर के सामने आया है। जब बजट में दूरबीन लगा करके देखने से भी न अयोध्या का नाम दिखाई देता है, जिस अयोध्या में बाढ़ से और बारिश से इतनी क्षति हुई है, न बजट में उत्तर प्रदेश का नाम दिखाई देता है। पहली बात। दूसरी बात, जो आप उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, माता प्रसाद पांडे जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं। उनके पास नेतृत्व की क्षमता है। पीडीए का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को दरकिनार कर दें। पीडीए का अर्थ है कि हम सबको साथ लेके चलें। ये तो चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ है कि आप 10 साल तक हिंदू मुस्लिम बहस चलाते रहें, प्रधानमंत्री भी गदगद होते रहें। यहाँ नहीं, लेकिन देश के अनेक मीडिया चैनलों पर 10 साल तक हर शाम को केवल हिंदू मुसलमान बहस चलती थी। ये चक्रव्यूह इसी सरकार ने रचा था, और आज यही सरकार उन्हीं मीडिया चैनल्स को पिंजड़े में डाल रही है संसद में, जिसके ऊपर भी संसद में सवाल उठाए गए हैं। तो अगर हम इस सरकार के चक्रव्यूह की बात करें, जैसे मैंने कहा, ये सारे चक्रव्यूह उनके ऊपर है जो देश में मेहनत से अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, अपने समाज को बनाना चाहते हैं, और उनके पोषण के लिए है जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं। आज भी अडानी कोल स्कैम अगर कोई गूगल करे तो उनको पता चल जाएगा कि क्या कितना बड़ा घोटाला है, और उसके ऊपर ये सरकार कितनी बड़ी चुप्पी साधे हुई है। राजीव जी, इस सरकार के समय में जो विपक्ष कह रहा है किसान वो चक्रव्यूह में फंसा हुआ, युवा वो चक्रव्यूह में फंसा हुआ, महिला वो चक्रव्यूह में फंसी हुई, पेपर लीक का चक्रव्यूह, बेरोजगारी का चक्रव्यूह सर, और ये सब इस सरकार में। राजीव जी, देखिए ये बिल्कुल ही संतुलित बजट है। इस बजट में जो अविकसित राज्य थे उनकी पीड़ा और उनकी वेदना को भी ध्यान में रखा गया, और 48 लाख करोड़ का ये बजट है जिसमें 4% अगर युवाओं को दिया गया है, 6% के करीब महिलाओं पर व्यय होंगे। वही आपको सर एजुकेशन का तो बजट कम कर दिया, आपको 1.5% आज भी राहुल गांधी कह रहे थे संसद में 2.5% कर दिया। देखिए अगर वो भी बजट, उनको भी अगर अवसर मिलेगा तो जब भी बजट बनेगा तो बजट के अलग अलग, जब जिस समय में अलग अलग आप मदों में आप राशि का विभाजन करेंगे तो निसंदेह प्राथमिकताएं जब सामने होंगी तो उसके अनुरूप आपको आवंटन भी करने होते हैं। इसीलिए ये कहीं से भी इस तरह के सवाल खड़े करने का, अगर उनके कार्यकाल के बजट को देखेंगे तो बिहार और आंध्र जैसे राज्यों को तो निसंदेह गहरी निराशा होगी, जिस पर आज राहुल जी बहुत ज्यादा मुखर नहीं दिखे। शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो गया कि अगर बिहार और उड़ीसा जैसे, ये आंध्र जैसे राज्यों को या पूर्वी भारत पर बार बार चर्चा करेंगे तो इससे ये ऐसे तो महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मुझे लगता है अतुल जी को इस पर जवाब देना चाहिए। अतुल जी, नेता विपक्ष राहुल गांधी बजट पर बात रख रहे थे, और पूरा बजट आने के बाद से ही विपक्ष जिस बात को लेकर हमलावर था, ये कुर्सी बचाओ बजट है, ये सत्ता बचाओ बजट है, ये सिंहासन बचाओ बजट है, आज वो सब गायब हो गया सर, सब हवा हवाई। नहीं, इसमें कोई डाउट है क्या? उन्होंने तो सारे देश की बात रखी है, तो बाकी चीजों में डाउट का निर्मला मतलब सीतारमण जी और नरेंद्र मोदी जी नहीं है कि केवल मतलब दो स्टेट की बात करके छोड़ दें। इसमें कोई डाउट थोड़ी है। कुर्सी बचाओ, कुर्सी बचाओ, सुनो ना,
नहीं, कुर्सी बचाओ बजट ही है। एमएसपी वगैरह की बात तो उन्होंने की है कि उन्होंने दावे से कहा है कि हमारी सरकार आएगी, तो यहाँ संसद में उन्होंने ऐलान किया है। संसद बड़ी जगह होती है, वहाँ पर आप झूठ नहीं बोल सकते। बाकी ये बात और है कि ये बार बार झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हम देंगे, कानूनी तौर पर एमएसपी देंगे, राहुल जी ने संसद से कहा। अभी इनके एक मंत्री है, वो बजट के बारे में क्या कहते हैं। मैं राजीव जी का बहुत सम्मान करता हूँ, उनके साथ को लेकर नहीं, लेकिन एक मंत्री हमारे महाराष्ट्र से, वो कहते हैं दिस बजट इज़ वेरी गुड बजट, दिस बजट इज़ नाइस बजट एंड दिस बजट इज़ वेरी गुड बजट एंड दिस बजट विल प्रोवाइड एवरीथिंग, दिस बजट इज़ वेरी नाइस बजट। तो ये मजाक उड़ाने का काम करते हैं। जब राहुल जी ने न्याय नीति की बात की, उन्होंने कहा कि शंकर के बारात में सब कोई आ सकता है, गुरुद्वारा के लंगर में हर कोई जा सकता है, कोई किसी को रोकता नहीं, मस्जिद में जाने सब कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो एक संविधान का खाका सबको लेके चलने का, वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करे थे। ही वाज टॉकिंग अबाउट हम भारत के लोग, हम 22 लोग नहीं, हम केवल 22 लोगों की बात नहीं करते। जैसा घनश्याम जी ने बताया कि जब बात हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। विपक्ष में राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं सर, अग्निपथ योजना को लेकर सत्ता में आएंगे उसको हटा देंगे, सत्ता में आएंगे हम बजट लेकर आएंगे तो एमएसपी कानूनी दायरे में ले आएंगे, जातीय जनगणना करवा देंगे हम अगर बजट बनाते तो। इस सरकार ने बजट में उसका कोई प्रावधान ही नहीं रखा। नलिन जी, दिक्कत क्या है रोमाना जी, जनता ने राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को हटाया। 3 चुनावों में जो टोटल सीट कांग्रेस को मिली है 14, 19, 24 में, उससे ज्यादा बीजेपी को 24 में मिले, जो बीजेपी की सबसे कम सीट है 3 चुनावों में। तो हटाया, मैंने टोका नहीं। देखिए ऐसा ऐसे नहीं, ये तो गलत है, सरकार है। मैं बोल रहा हूँ मैंने टोका क्या, पाटिल जी आराम से बोले, मैं सुना, आपने हमारी सीट निकाली इसलिए बता रहा हूँ, हत्याई हुई सरकार है, सुन तो रहा हूँ। नहीं ये देख लिए, नहीं आप सुन लीजिए, जो है वो हत्याई हुई है। मैंने टोका नहीं, मजाक उड़ाया उन्होंने, मोदी जी के ऊपर बोले, हर चीज बोले, गलत है, गलत है। ये है कांग्रेस की नीति। कांग्रेस घबरा जाती है तुरंत जब कोई और इनके ऊपर में वार करता है, क्योंकि ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह है, बट एक हल्का सा फूंक मारा फट गया गुब्बारा। ये उस प्रकार की बात है। क्यों हटाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, मैं ये हटाऊंगा, वो हटाऊंगा, ये हटाऊंगा, क्योंकि जनता ने उनको हटा दिया है। राहुल गांधी जी एक नेता है, उनको तय करना है कि वो किसके लिए खड़े होते हैं। अब उनकी बातों को आप उठाइए एक तरफ, दूसरी तरफ वही बजाइए, उल्टा कर रहे हैं। जो ये केजरीवाल जी के लिए कहते थे, अब केजरीवाल जी की तरह बोलने लग गए। उद्योगपति के पक्ष में बोलते 4 साल पहले, आज उद्योगपतियों को गाली देते हैं, राम के विपरीत बोलते हैं कि काल्पनिक है। अभय जी मतलब कुल मिलाकर जब आप विपक्ष में होते हैं तो फिर इस तरीके के हमले करना और जनता को सब्ज बाग दिखाना कि हम अगर सत्ता में होते, हम बजट बनाते, हम तो ये कर देते, चांद तारे तोड़ लाते। देखिए, लोग अपने अपने दावे करते हैं और सदन का पटल उसके लिए एक बड़ी जगह है। सब लोग अपने अपने दावे करते हैं। दावे में और हकीकत में, चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा हो, चाहे विपक्ष की तरफ जा रहा हो, एक अंतराल होता है। एक समीक्षक के तौर पे उस अंतराल को जांचना, परखना हम लोगों का काम है। और इस वक्त सरकार ने बजट बना दिया है। सबसे बड़ी इस बजट में निजी क्षेत्र को एक बहुत रोजगार बढ़ाने के लिए एक सब्सिडी दी गई है, सब्सिडी दी गई है। वो सब्सिडी निजी क्षेत्र उसके आधार पर रोजगार देगा कि नहीं देगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अखबारों में जितनी भी समीक्षाएं छप रही हैं, जितना भी चर्चाएं हो रही हैं, सब इसी बात का आकलन कर रहे हैं कि सरकार की सब्सिडी से क्या निजी क्षेत्र रोजगार देगा या नहीं देगा। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा बजट सवाल की कामयाबी टिकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही गेम चेंजर साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मिडिल क्लास, जवान, किसान, सबको इंतजार, सिर्फ और सिर्फ समाधान कौन देगा, इसी को लेकर देश इंतजार कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।